हेलो दोस्तों। इस हफ्ते में जब से कि हमारी देश की महिला पहलवान बबीता फोगाट जी सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में पहुंची हैं और फाइनल में 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने की वजह से उन्हें फाइनल मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला और उनको फाइनल से बाहर कर दिया गया, जिसका हम सभी देशवासियों को बहुत दुख है और अफसोस है। साथ में ये खुशी भी है कि हमारे देश की पहली महिला पहलवान फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। अब की बार नहीं सही तो अगली बार फाइनल में पहुंचने का और जीतने का, वर्ल्ड रिकॉर्ड चैंपियन बनने का। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बबीता फोगाट जी पहलवान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पहलवान के बारे में बताएंगे जो वर्ल्ड चैम्पियन रह चुका है। उस वक्त वर्ल्ड चैम्पियन को रुस्तम जमाने के नाम से जाना जाता था। तो इस वीडियो में वो पहलवान ऐसा है पूरी दुनिया में इकलौता जो वर्ल्ड चैम्पियन भी रहा और भारत का नंबर 1 पहलवान भी रहा, यानी कि रुस्तम हिंद भी रहा और रुस्तम जमाना भी रहा। और बबीता फोगाट जी पहलवान से ज़्यादा जो चर्चा हो रही है हमारे मुल्क में और सोशल मीडिया पे जो देखा जा रहा है वो रुस्तम जमाना यानी कि गामा पहलवान को देखा जा रहा है। आखिर है कौन ये गामा पहलवान जिसका इतना जिक्र, इतनी चर्चा हो रही है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये बात है 23 दिसंबर 1902 की, जब बड़ोदरा में कुश्ती का एक कंपटीशन हो रहा था। कुश्ती तो चल रही थी और वहीं पर पहलवानों ने अपने अपने हुनर दिखाने शुरू कर दिए थे। वहाँ पर एक 1200 किलो का यानी कि 12 कुंटल का एक बहुत बड़ा पत्थर था। उस पत्थर को सारे पहलवानों ने बारी बारी उठाने की कोशिश की, लेकिन वे उन पहलवानों से हिल भी ना सका। तभी सामने से एक आदमी आगे को बढ़ा जो 7 फीट 5 इंच करीब लंबा था। इसीलिए सभी पहलवानों ने उस आगे आने वाले को मजाकों की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। भला ये इंसान क्या कर सकेगा जब हम सब इतने इतने बड़े पहलवान इसे हिला भी ना सके। लेकिन उस कम हाइट वाले पहलवान ने उस पत्थर की और बड़ी गौर से देखा और फिर उस पत्थर को एक हाथ लगाया और फिर दूसरा हाथ लगाया और फिर देखते देखते थोड़ी ही देर में वे पत्थर ज़मीन से ऊपर था, यानी कि हवा में उठा लिया। वहाँ जो ये सब बड़े बड़े पहलवान थे ये देखकर हैरान हो गए और सभी ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। दोस्तों, ये हद से ज़्यादा भारी पत्थर यानी कि 1200 किलो का यानी 12 कुंटल का ये पत्थर आज भी बड़ोदरा के म्यूजियम में रखा है और उस पत्थर के नीचे लिखा है कि इस पत्थर को 23 दिसंबर 1902 को गामा पहलवान ने उठाया था। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये गुलाम मोहम्मद पहलवान आखिर कौन है। तो चलिए इस इंसान का वो नाम बता देता हूँ आपको कि जो आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में मौजूद होगा या आप इस टाइम ज़रूर सुन रखा होगा, और वो नाम है गामा पहलवान। जी हाँ, गुलाम मोहम्मद पहलवान का नाम ही गामा पहलवान है। वही गामा पहलवान जिनको रुस्तम हिंद कहा जाता है, रुस्तम जमाना कहा जाता है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा पहलवान और दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान, जिसको आज के दौर में वर्ल्ड चैम्पियन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट गामा पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। गामा पहलवान की हैसियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मशहूर फाइटर ब्रूस ली का भी इनको उस्ताद माना जाता है, क्योंकि ब्रूस ली भी कई दाव इनसे सीखे थे। ऐसी जानकारी है। दोस्तों, हमारी ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के दतिया इलाके से। 19वीं सदी की ये बात है, जब इस इलाके के राजा हुआ करते थे भवानी सिंह, जिनको पहलवानी का बहुत शौक़ था। इसी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े पहलवानों से उनकी जान पहचान थी। इन्हीं पहलवानों में से एक पहलवान का नाम था मोहम्मद अजीज बख्श, कि जिनका इंतकाल हो चुका था। मोहम्मद अजीज बख्श पहलवान के 2 बेटे थे। अजीज बख्श की इंतकाल के बाद महाराजा भवानी सिंह ने अजीज बख्श के दोनों बेटों की देखरेख अपने अंडर ले ली और उनकी देखरेख अच्छी से शुरू कर दी और उन दोनों बच्चों की ट्रेनिंग करवाने की जिम्मेदारी भी अपने खर्च पे ही उठाने लगे। और अजीज के इन्हीं दोनों बेटों में से जो छोटा बेटा था उसका नाम था गुलाम मोहम्मद, जिनको
पहलवानी के खेल में यानी अखाड़े में गामा पहलवान के नाम से जाना गया। और बड़े बेटे का नाम यानी बड़े भाई का नाम मोहम्मद इमाम बख्श था, इसीलिए गुलाम मोहम्मद उनका घरेलू नाम था, लेकिन खेल में वे गामा नाम के साथ फेमस हुए। इन दोनों ही भाइयों ने पंजाब के एक मशहूर पहलवान यानी कि माधव सिंह पहलवान के साथ पहलवानी सीखी और अभी गामा पहलवान की 10-12 साल की ही उम्र रही होगी कि जब गामा पहलवान ने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया। हुआ ये था कि उस दौर में जो जोधपुर के राजा हुआ करते थे वे एक कंपटीशन करवा रहे थे। उनका मेन मकसद था सबसे ताकतवर पहलवान को चुनना, यानी कि जो भी पहलवान इस कंपटीशन में लास्ट तक पहुंचता जाहिर है वही विनर घोषित होता और उसी को सबसे ताकतवर पहलवान होने का खिताब मिलता। इस कंपटीशन में लगभग 400 से ज़्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया था और वे सारे ही पहलवान लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और तजुर्बे में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थे। इस टूर्नामेंट में मुश्किल से मुश्किल कारनामे करने थे और जो भी नहीं कर पाता तो जाहिर है वे कंपटीशन से बाहर हो जाता और जो जीतता वो आगे वाले राउंड में पहुंच जाता। 400 पहलवानों में जीतते जीतते आगे पहुंचे वे सिर्फ 15 पहलवान पहुंचे, बाकी सब बाहर हो चुके थे। उन बचे 15 नामचीन पहलवानों में एक 10-12 साल का छोटा सा लड़का भी था, यानी कि गामा पहलवान। जोधपुर के राजा तो इसी बात से हैरान थे कि फाइनल में ये छोटा सा लड़का 15 खिलाड़ियों के बीच में अपनी पकड़ यहाँ तक कैसे रख पाया और कैसे आगे बढ़ता चला गया। जो इतने उम्रदराज और तजुर्बेकार पहलवानों में इतना आगे तक कैसे पहुँचा। आखिरकार राजा साहब की तरफ से गामा पहलवान को ही विनर घोषित कर दिया गया और यही वो पहला वक्त था कि जब पूरे भारत की गामा पहलवान पर नज़र पड़ी और उसी दिन से पूरे भारत के लोग गामा पहलवान को जानने लगे। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये तो बस अभी शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद गामा पहलवान तकरीबन 50 सालों तक पहलवानी करते रहे और अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 5000 कुश्तियाँ लड़ी और सभी की सभी जीती। किसी भी मुकाबले में नहीं हारे, पूरी दुनिया में नाम कमाया। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मशहूर और ताकतवर पहलवान थे उन सभी को हराया। गामा पहलवान ने दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान को एक बार नहीं बल्कि कई बार पछाड़ा, बल्कि हराने के साथ साथ दुनिया के बड़े से बड़े पहलवानों को गामा पहलवान ने चैलेंज करके भी हराया। और इसी शोहरत और काबिलियत का नतीजा था जो ब्रूस ली जैसे नामी कराटेबाज भी गामा पहलवान को अपना उस्ताद मानते थे। कहा जाता है कि गामा पहलवान हर दिन 5000 दंड, 3000 पुशअप मारते थे और हर दिन खाने में 6 देसी मुर्गे, 10 किलो दूध, 500 ग्राम देसी घी और इसके अलावा बादाम की ऊपर से टॉनिक, जिससे कि जिस्म में फुर्ती और दिमाग मेंटेन रहे। हैरानी की बात तो ये है कि गामा पहलवान ने सिर्फ 19 साल की उम्र में ही उस दौर के रुस्तम हिंद को चैलेंज कर दिया था, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा पहलवान था उसे ही चैलेंज कर दिया था। उस रुस्तम हिंद एक टाइटल हुआ करता था जो उस दौर में उस पहलवान को दिया जाता था कि जिसको यूनाइटेड भारत का सबसे बड़ा पहलवान माना जाता था, यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी देशों का मिलाकर के जो यूनाइटेड भारत बनता था, क्योंकि ये देश अब अलग हुए हैं, उनमें जो सबसे बड़ा पहलवान होता था उसको रुस्तम हिंद कहा जाता था। उस ज़माने में रुस्तम हिंद का ये टाइटल यानी कि पद रहीम बख्श पहलवान के नाम था, जिनकी हाइट गामा पहलवान से लगभग 2 फीट ज़्यादा थी। वैसे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि पहलवानी में लंबाई का फ़ायदा हद से ज़्यादा मिलता है, लेकिन गामा पहलवान को अपनी कम हाइट होने की कभी भी चिंता ना रही और ना ही उनके इस कुश्ती के खेल में उन पर कोई फ़र्क पड़ता था। रुस्तम हिंद रहीम बख्श को चैलेंज तो कर दिया गामा पहलवान ने, मगर उस दौर में लोगों का ये मानना था कि गामा पहलवान कभी भी रहीम बख्श पहलवान के सामने टिक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रहीम बख्श लंबाई में ही ना ज़्यादा थे बल्कि तजुर्बे में भी ज़्यादा थे। जाहिर है जब रुस्तम हिंद बने थे रहीम बख्श तो सारे बड़े बड़े पहलवानों को ही हरा करके बने होंगे, जबकि दूसरी तरफ गामा पहलवान न सिर्फ लंबाई में कम थे बल्कि अभी
नए नए थे, कम उम्र के थे और कम तजुर्बेकार थे, लेकिन मुकाबला तो होना ही था। आखिरकार ये पहली बार आमने सामने आए। इन दोनों ने एक से बढ़कर एक दांव आजमाए और एक दूसरे को मात देने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये मुकाबला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई घंटों तक ये मुकाबला चलता रहा और दोनों पहलवानों में से कोई भी नहीं हार रहा था और न ही जीत रहा था। कई घंटों तक लड़ते लड़ते जब दोनों पहलवान थक्कर चूर हो गए तो फिर इस मुकाबले को ड्रा कर दिया गया। कहने को तो ये मुकाबला ड्रा हो गया था, फिर भी इस मुकाबले ने गावा पहलवान को पूरे भारत में हीरो बना दिया था, क्योंकि रुस्तम हिंद से इतनी कम उम्र में मुकाबला ड्रा करा देना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन गामा पहलवान तो भाई अभी मानने को ही राजी नहीं थे। कुछ टाइम बाद गामा पहलवान ने फिर से रुस्तम हिंद को चैलेंज कर दिया और इस बार वो और भी ज़्यादा तैयारी के साथ आए। मुकाबला शुरू होते ही इस बार गामा पहलवान ने गुस्से में फुर्ती से ज़बरदस्त दाव चलने शुरू कर दिए। हालात तो ऐसे हो गई कि इस मुकाबले के शुरू में ही गामा पहलवान की नाक से खून निकलने लगा, बल्कि गामा पहलवान का एक कान भी कट गया। लेकिन गामा पहलवान हार मानने को तैयार नहीं थे और ना ही किसी भी हाल में ये मुकाबला रुका। और जब रुका तो गामा पहलवान रुस्तम हिंद को हरा चुके थे। इन दोनों के बीच की ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि गामा पहलवान और रहीम बख्श पहलवान के बीच एक तीसरा और आखिरी मुकाबला 1911 में उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद के अंदर हुआ। इस बार तो रहीम बख्श पहलवान का जो ये टाइटल रुस्तम हिंद का था वे दांव पर लगा हुआ था। उस दौर तक गामा पहलवान पूरी दुनिया में ऑलरेडी मशहूर हो चुके थे, वो भी ऐसे पहलवान के तौर पर कि जिन्होंने कभी कोई मुकाबला नहीं हारा। पिछली बार की तरह इस बार भी गामा पहलवान पूरी तैयारी के साथ आए और अग्रेसिव मूड में थे। बिल्कुल शुरुआती मुकाबले में ही गामा पहलवान ने ऐसा दांव खेला और इतनी फुर्ती से कि रहीम बख्श पहलवान को पछाड़ दिया। रहीम बख्श पहलवान अखाड़े में ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैनेजमेंट के लोग फौरन वहां पर दौड़े, उनके पास आए। वे जोर जोर से चिल्लाकर ये कह रहे थे कि शायद उनकी पसली टूट गई है और रहीम बख्श पहलवान उस वक्त बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। डॉक्टर वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने जब देखा तो बताया कि पसली तो नहीं टूटी है, लेकिन उनके इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि जिसको रहीम बख्श पहलवान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब रहीम बख्श पहलवान का लड़ना नामुमकिन है। डॉक्टर के ये कहने के बाद ही अब गामा पहलवान को ही विनर घोषित कर दिया गया। इसी दिन से अब बन गए गामा पहलवान रुस्तम हिंद थे। वैसे तो गामा पहलवान ने इस मुकाबले के बाद लगातार मुकाबले खेलने जारी रखे और जाहिर है जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि गामा पहलवान ने सारे ही मुकाबले जीते, लेकिन फिर भी वो अक्सर यही कहा करते थे कि उन्होंने इतनी कुश्तियाँ लड़ी, लेकिन सबसे मुश्किल कुश्ती उनकी ज़िंदगी में जो थी, जो उन्होंने रहीम बख्श से लड़ी थी। बल्कि गामा पहलवान ने तो इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हमारे खेल में अपनों से बड़े और काबिल पहलवान को उस्ताद माना जाता है। मैंने भी रहीम बख्श पहलवान से 2 कुश्तियाँ जीती, लेकिन दोनों ही कुश्तियों के बाद मैं उनके कदमों की धूल को अपने माथे से लगाना नहीं भूला। दोस्तों 1911 आते आते गामा पहलवान अब रुस्तम हिंद तो बन ही चुके थे, यानी भारत के सबसे बड़े पहलवान। अब पूरे भारत में, पूरे इलाके में कोई भी ऐसा मशहूर बड़ा पहलवान नहीं था कि गावा पहलवान ने जिसको हराया नहीं था। इसलिए अब गावा पहलवान की नज़र पड़ी दुनिया के इंटरनेशनल पहलवानों पर। उन्होंने अब लंदन का रुख किया, क्योंकि उस दौर में लंदन में हैवी वेल्ट चैम्पियनशिप टूर्नामेंट होने वाला था, जिसको आज हम ओलंपिक के नाम से जानते हैं। गामा पहलवान भी उसमें हिस्सा लेना चाहते थे, मगर दिक्कत ये हुई कि हैवी वेट की कैटेगरी के हिसाब से गामा पहलवान का वजन कम बैठ रहा था। जैसा कि आज बबीता फोगाट जी का वजन की कैटेगरी के हिसाब से 100 ग्राम ज़्यादा होने की वजह से उनको बाहर कर दिया गया, वैसे ही उस दौर में हैवी वेट की कैटेगरी के हिसाब से वजन में कम पड़ रहा था गामा पहलवान का और बबीता का ज़्यादा। इसी वजह से गामा पहलवान को टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने दिया। लेकिन गामा पहलवान भी आखिर इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया और इस टूर्नामेंट में सभी आने वाले बड़े से बड़े पहलवानों को उन्होंने चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि
मैं 3-3 पहलवानों से एक साथ लड़ूंगा और 30 मिनट के अंदर तीनों पहलवानों को ही रिंग के बाहर फेंक दूंगा। लेकिन लंदन में दुनिया भर से आए हुए मशहूर सभी पहलवानों ने गावा पहलवान की इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से अब गावा पहलवान ने अपना तरीका थोड़ा सा और बदला। सभी पहलवानों को लालच देने की कोशिश की और कहा कि लंदन का अगर कोई भी पहलवान मुझे अगर हरा देगा तो इनाम की पूरी रकम मैं अपने पास से दूंगा और मैं वापस अपने मुल्क भारत चला जाऊंगा। लेकिन गावा पहलवान का ये तरीका भी कामयाब नहीं हुआ। आखिर में गावा पहलवान ने उस दौर के जो दुनिया के सबसे मशहूर पहलवान हेवीवेल लेसरर थे और इनेस्टालू और जेबेस्को और रैनकोच वगैरह पहलवानों का नाम लेकर ही उन्होंने चैलेंज कर दिया। लेकिन गावा पहलवान का दुनिया के जिस मशहूर लेसरर ने सबसे पहले चैलेंज स्वीकार किया था वो अमेरिका के बेंजोलोर पहलवान थे। दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ और अभी सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड ही हुए थे कि लेसरर पहलवान चारों खाने चित पड़े थे। ये पूरा मुकाबला 9 मिनट 10 सेकंड चला और आखिर में ये मुकाबला गावा पहलवान ने ही जीत लिया। चैलेंज करके इतने बड़े पहलवान को इस तरह से हरा देने से पूरी दुनिया में गावा पहलवान के नाम की चर्चा होने लगी और अगले दिन गावा पहलवान ने 12 और पहलवानों को चित कर दिया। जैसे उस दौरान वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने भी लोग बड़े बड़े टूर्नामेंट कराते थे वो अब हाथ जोड़ जोड़ कर गावा पहलवान को अपने इलाके में बुलाना चाहते थे, क्योंकि गावा पहलवान के उनके टूर्नामेंट में आने से या पहुंचने से उनके टूर्नामेंट में 4 चांद लगने वाले थे और टूर्नामेंट कराने वालों को आमदनी भी ज़्यादा होने वाली थी। माना जाता है कि उन 2 दिनों के अंदर गावा पहलवान ने एक के बाद एक 15 पहलवानों को हरा करके फाइनल टूर्नामेंट में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन मेन मुकाबला तो एंटोनियोस लोस पहलवान के साथ होना था, जिसका नाम लेकर चैलेंज किया था। गावा पहलवान ने पहले ही सनसनी फैला दी थी, तो इसी वजह से दुनिया की नज़र इस मुकाबले पे थी और इस मुकाबले की रकम को भी कई गुना बढ़ा दिया गया था। अब जीतने वाले खिलाड़ी को जो रकम मिलने वाली थी उसको बढ़ाकर 250 पाउंड कर दिए गए थे, जो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी रकम होती थी। इसके बाद विनर को एक बेल्ट भी मिला करती थी, जो मानो एक तरह की सिंबल थी वर्ल्ड चैंपियन होने का, यानी कि रुस्तमे जमाने का, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान होने का। वैसे तो जेबेस्को पहलवान का वजन ज़्यादा हुआ करता था और गावा पहलवान का कम, जिससे कि लोगों को कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद थी। लेकिन 1 मिनट ही हुआ था कि गावा पहलवान ने जेबेस्को पहलवान को इस तरह से उठाकर पटका कि वे बहुत देर तक उठ ही नहीं सके, और जब वे बहुत देर तक उठ नहीं सके तो इस मुकाबले को भी ड्रा कर दिया गया। जब मुकाबला ड्रा हो गया तो वो बेल्ट भी किसी को नहीं दी गई, जो इस बात की निशानी थी कि ये पहलवान वर्ल्ड चैंपियन है, यानी कि रुस्तमे जमाना है उस दौर का। तो इसीलिए ये बेल्ट किसे दी जाए, इस बात का फैसला करने के लिए इन दोनों के बीच एक और मुकाबला रख दिया गया। 1 हफ्ते के बाद जब फाइनल मुकाबले का दिन आया तो रिंग के अंदर गावा पहलवान यानी कि गुलाम मोहम्मद पहलवान तो पहुँचे, लेकिन जेबेस्को पहलवान नहीं पहुँचे। बड़ी देर तक उनका इंतज़ार किया गया, यहाँ तक कि आखिर में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि गावा पहलवान से जेबेस्को पहलवान डर गए। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद जेबेस्को जब नहीं पहुँचे तो गावा पहलवान को ही इस मुकाबले का विनर घोषित कर दिया और बेल्ट भी गावा पहलवान को दे दी गई, जिससे वो अब रुस्तमे हिंद के साथ साथ रुस्तमे जमाना भी बन गए, यानी कि वर्ल्ड चैंपियन, यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट। दोस्तों, आखिर में 1878 में पैदा होने वाले गावा पहलवान ने 1952 में जाकर कुश्ती से संन्यास लिया। जब तक वे कुश्ती लड़ते रहे, तकरीबन 70 साल की उम्र तक। लेकिन दोस्तों, गावा पहलवान देश की आज़ादी के साथ साथ ही जब देश का बंटवारा हुआ तो गावा पहलवान ने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया। मगर ताज्जुब की ये बात है कि जब दुनिया में इतनी शोहरत, इतना नाम, इतने अवार्ड, इतनी दौलत काम आने के बावजूद गावा पहलवान के आखिरी दिन बहुत बुरे बीते। आर्थिक स्थिति के हिसाब से आखिरी दिनों में एक नुमाले के लाले पड़ गए गावा पहलवान के लिए। आखिरी दिनों में गावा पहलवान को बड़े ख़तरनाक तरीके से बीमारी ने पकड़ा, जिनके इलाज के लिए उन्होंने
इलाज के लिए पैसे ना होने की वजह से अपने जीते हुए अवार्ड सोने चांदी के सभी बेचने पड़े। गामा पहलवान के पूरी दुनिया में चाहने वाले थे। जैसे ही दुनिया में ये खबर फैली कि गामा पहलवान बहुत ही बुरी कंडीशन में है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो पूरी दुनिया से उनकी मदद के लिए हाथ बढ़े, जिसमें हमारे मुल्क भारत से भी 2 जनों ने आर्थिक मदद के लिए गामा पहलवान के हाथ बढ़ाया, पटियाला के महाराज और बिरला ग्रुप ने। लेकिन तब तक इन्होंने हाथ बढ़ाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल और अस्थमा की बीमारी होने की वजह से 23 मई 1960 को लगभग 82 साल की उम्र में गामा पहलवान की मौत हो गई। दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे मशहूर पहलवानों में से एक मशहूर पहलवान गामा पहलवान की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। इस तरह की जानकारी, इस तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल जानकारी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोहम्मद इब्राहिम सलमानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके।